ये थे, फिर एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं, सुनिए जरा। रिएक्शंस ऑफ, समझना सिर्फ, रिएक्शंस विद HX, HCl, HBr, HI। अगर हम ईथर की रिएक्शन HX से कराते हैं तो आपको समझाया था इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब रिएक्शन करता है ईथर विद HX तो इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आता है कि ईथर में ROR डैश ये है। जब हम HX से रिएक्शन कराते हैं, HX में कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ले सकते हैं, HCl, HBr, HI। फ्लोरीन हम ऑर्गेनिक में बहुत कम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन की कंडीशन अगर यहाँ अप्लाई करें, हमेशा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से कंबाइन होगा। अब कंडीशन है हेलोजन, हेलोजन SN2 पाथ फॉलो करेगा। SN2 का मतलब है ये जो निगेटिव चार्ज है ये हमेशा उस कार्बन पर अटैक करेगा जो स्मॉल साइज होगा। तो इन दोनों में आपको स्मॉलर एल्काइल ग्रुप देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसे स्मॉलर मानना, स्मॉलर का मतलब है जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन कम, तो आई इसके साथ कंबाइन होगा और क्या बनेगा, एल्कोहल और प्रोडक्ट बनेगा RI। एल्कोहल और हेलो एल्कीन, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एल्कोहल और हेलो एल्कीन। ये कब बनेंगे, जब HX से रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन एक्सिस ऑफ HI से हो, अगर एक्सिस से हो तो उस केस में याद रखना है दो यूनिट यूज होंगी, H हमेशा O से जुड़ेंगे और I ये इन दोनों हेलोजन से कंबाइन होगा, दोनों हेलोजन से, मतलब ये I जो है दोनों एल्काइल ग्रुप से कंबाइन होगा, चाहे कोई भी स्मॉलर कोई भी करो। इसका मतलब एक वाटर आएगा और RI और R डैश I दो हेलो एल्केन बनेंगे। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है, जब ईथर की रिएक्शन हम HI से कराते हैं एक यूनिट से, तब तो एल्कोहल और हेलो एल्केन, और जब एक्सिस से कराते हैं तो लिखा हुआ आता है वहां एक्सिस से कराने हैं या कैसे। एक्सिस से कराते हैं तो कंडीशन आती है आई दोनों आर के साथ जुड़ता है, ये ध्यान देना। साथ साथ फिर मैंने बताया अगर कभी भी हम एरोमेटिक ईथर लें, एरोमेटिक ईथर लाइक एनीसोल या कोई भी ले सकते हो, एरोमेटिक ईथर का मतलब है OR बेंजीन से अटैच हो, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं HI से, चाहे आप कोई भी कंडीशन लो, H हमेशा O के साथ जुड़ेगा, I हमेशा R पर। I कभी भी बेंजीन पे अटैक नहीं करेगा, चाहे आप एक्सिस लीजिए या नॉर्मल कंडीशन लीजिए। H हमेशा O पर अटैक करेगा, R हमेशा I R पे अटैक करेगा, और क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा फिनोल और RI, हमेशा प्रोडक्ट फिनोल, चाहे आप यहां एक्सिस लें, एक्सिस में भी सेम होगा, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट कंडीशन आपको समझाई थी इसमें कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या होती है, अगर कभी भी 3 डिग्री एल्काइल या बेंजाइल, अगर कभी भी 3 डिग्री एल्काइल या बेंजाइल, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप ईथर के ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो हमेशा आपको याद रखना है, जैसे HI से रिएक्शन कर रहे हैं, ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा, H O के साथ जुड़ेगा और यहां आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन क्या करती है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। SN1 में पहले कार्बोकेटाइन बनता है फिर अटैक, अब कार्बोकेटाइन हमेशा ये बनाएगा, तो I हमेशा इन्हीं के साथ जाएगा, तो प्रोडक्ट रिवर्स हो जाएगा। कल मैंने लास्ट आपको ये एग्जांपल लिखा दिया था ICH3OH, इसकी मैकेनिज्म मुझे बतानी थी। याद रखना अगर 3 डिग्री एल्काइल, सिर्फ 3 डिग्री, 2 डिग्री नहीं,
2 डिग्री में ऐसा नहीं होता, सिर्फ 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप HI के साथ कंबाइन हो तो क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर बेंजाइल ग्रुप अटैच हो तब क्या होगा, तब भी सेम यही रहेगा, H O के साथ और I बेंजाइल के साथ। फिर यहाँ SN1 होगा और SN1 में क्या होगा बोलो, SN1 में हमेशा कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, I इसके साथ जुड़ेगा। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 3 डिग्री एल्काइल में और बेंजाइल के केस में हेलोजन इन दोनों के साथ जुड़ेगा। ये आपको, ये कल मैंने आपको कराए थे, समझाए थे। अब एक ये मैकेनिज्म रह रहा है इसका, वो मैकेनिज्म मैं आपको लिखा दूं, ये ध्यान देना। और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अक्षित त्यागी, सर एलाइलिक के केस में नहीं होना कैसा? नहीं, एलाइलिक या 2 डिग्री इनमें नहीं होता, सिर्फ बेंजाइलिक और 3 डिग्री में। सर एलाइलिक तो इससे 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल है ना कार्बोकेटाइन? नहीं, बेंजाइलिक और सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है 3 डिग्री, फिर बेंजाइलिक होता है, उस टाइप से है। 2 डिग्री में भी नहीं होता है। सर मैं पूछना चाह रहा कि एलाइलिक है जो वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देवे ना 3 डिग्री से? नहीं, 3 डिग्री से कम होता है, 3 डिग्री बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन देखते हैं तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, बेंजाइलिक कम है, वो कंडीशन है। नहीं सर बेंजाइलिक तो सबसे ज्यादा बताया था आपने मेरे ख्याल से। मेरी बात समझो, हाँ, एक तो होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, वो सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, उसमें यस सर। सबसे ज्यादा स्टेबल जो होते हैं वो ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन होता है। उससे पहले सबसे ज्यादा तो ये होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये सबसे ज्यादा होता है। फिर इसके बाद 3 बेंजीन वाले आते हैं, फिर 2 बेंजीन वाले आते हैं, ये आते हैं। फिर उसके बाद 3 डिग्री आता है, फिर बेंजाइल आता है। अच्छा सर। हाँ, एलाइल 2 डिग्री से भी कम स्टेबल होता है। कार्बोकेटाइन ठीक है। में एक्सेप्शन है, बाकी में जैसे आप पढ़ते हो क्या कहते हैं फ्री रेडिकल, वहां एक रेगुलर ट्रेंड है। जैसे मैं आपने बताया था उनको इसमें रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी हो जावे। किसमें नहीं, वो स्टेबल है लेकिन 3 डिग्री से ज्यादा नहीं है, वो ठीक स्टेबल है। है रेजोनेंस की वजह से, लेकिन 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये है बस। बस ठीक है सर। आपको 2 केस में याद रखना, अगर बेंजाइल आ जाए या 3 डिग्री आ जाए तो आपको क्या करना है वो ध्यान रखना। बस आपको SN1 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। हाँ भाई, कल लास्ट क्या लिखा था, लास्ट लाइन बता दो बस। कल लास्ट लाइन ये तो हो गए थे दोनों एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा है? हाँ भाई, अच्छा मैकेनिज्म करनी है, ठीक है। हाँ निमिष मित्तल, सर मैकेनिज्म लिखवाना था आपको। ये तो हो गए थे ना दोनों एग्जाम्पल। यस सर। चलिए लिखिए। एक मैकेनिज्म हम इसमें डिस्कस कर लें। देखिए ये है 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच है। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HI से। सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, I अलग हो जाएगा। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन, हमेशा अल्कोहल या ईथर का अगर एसिड है हमेशा पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है। तो पहले प्रोटोनेशन कराया और इससे बन जाता है
हाँ, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन और इससे बन जाता है प्रोटोनेटेड ईथर। अब ये प्रोटोनेटेड ईथर वाटर लॉस, यानी कि ये यहाँ पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। अब इधर से बॉन्ड ब्रेक करें मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये इधर से ब्रेक करेगा, और जब इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कंडीशन आ जाएगी। चाहे इन पे लोन पेयर ना भी दिखाइए, ऑक्सीजन पे क्योंकि लोन पेयर का हमें यहाँ कोई यूज नहीं करना, तो अल्कोहल तो ये बनेगा और बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। अब इस पर अटैक होगा आई निगेटिव का, आई निगेटिव इस पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यानी कि मैकेनिज्म ये बताना चाहता है कि कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के बेस पर है, बिल्कुल सेम बेंजाइल में कर सकते हैं। ये बना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, लिखना चाहो तो कार्बोकेटाइन, और ये स्टेबल है। हाँ भाई, ये आई का अटैक होगा इस कार्बोकेटाइन पे, यहाँ आई आ जाएगा, ये बनेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेटेड ईथर, फिर उसने क्या किया, CH3OH अलग हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उसके बाद आयोडीन का अटैक। चलिए, तो ये थी रिएक्शन विद HX हो चुकी। अब कुछ एग्जाम्पल कर लें जो हमसे पूछे जा सकते हैं। लिखिए भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, complete the following reactions. लिखिए, मैकेनिज्म हो चुकी भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हाँ भाई, फर्स्ट पार्ट, बस पेपर में जो आपको आएंगी किस टाइप से आएंगी ऐसे लिखे रहते हैं, ये देख लेना। कहीं अगर मैं एक्सिस लिखूं, क्या करना है, बनाइए प्रोडक्ट। सेकंड, करें भाई, कुछ प्रोडक्ट करा दिया आपको, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस, पेपर में ही आएगा बस, आपको एग्जाम में आपको ये आएंगे, बस ये ध्यान रखना। क्या करें, रिएक्शन बस HO के साथ, I कहाँ जुड़ेगा, छोटे ग्रुप के साथ, प्रोडक्ट बना CH3I CH3CH2OH, H जुड़ा O के साथ और I छोटे ग्रुप के साथ। ये है एरोमेटिक ईथर, ऑक्सीजन बेंजीन से जुड़ा है एरोमेटिक, हमेशा फिनोल, H जुड़ेगा O के साथ और I इधर आएगा, हमेशा फिनोल बनेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग पर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं होता। तीसरा, H जाएगा O के साथ,
अब बी आर छोटे ग्रुप के साथ, छोटा ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, सिर्फ 3 डिग्री पर। एच जाएगा ओ के साथ और बी आर छोटे ग्रुप के साथ, क्या बना प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3 OH और बाई प्रोडक्ट साथ में CH3 CH2 Br। यहां ध्यान दीजिए, लास्ट वाला एक्सिस है, एक्सिस में क्या होगा, H O के साथ और I दोनों के साथ 2 यूनिट लेंगे। CH3 CH2I और CH3I, ये आपको याद रखना। हाँ भाई बोलो, अक्षित क्या प्रॉब्लम है? सर दूसरे वाला बता दो एक बार। ये सेकंड, ये एरोमेटिक ईथर है, बेंजीन के साथ O जुड़ रहा है, हमेशा फिनोल बनेगा। सर चाहे कितने भी लंबे अल्काइल चेन हो। कुछ भी हो, क्योंकि आई इस पे अटैक कर नहीं सकता ना बेंजीन पे, हेलोजन न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता ना बेंजीन पे, ठीक है सर। कुछ भी हो कैसी कंडीशन। चलिए भाई, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन, चैप्टर खत्म आपका, SE रिएक्शंस। बी है ये, SE सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। देखो आपको बार बार बताया, हर चैप्टर में ये रिएक्शन आते हैं। अब इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है, OX यानी कि OR ग्रुप किस कैटेगरी में आता है। ये जो OR है, OR का मतलब यहाँ OCH3 भी हो सकता है। ये क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को प्लस आर इफेक्ट की वजह से एक्टिवेट करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर ज्यादा बढ़ाता है, इस वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। यानी कि OCH3 इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। OCH3 एक्ट एज ए एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये हमें लिखना है, तो लिखिए जरा। एल्कोक्सी ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप में कोई सा भी आ गया है, एल्कोक्सी ग्रुप acts as activating, हाँ भाई, एल्कोक्सी ग्रुप acts as activating and ortho and para directing, acts as activating and ortho and para directing, हाँ भाई, एल्कोक्सी ग्रुप acts as activating and ortho para directing groups due to its plus R effect, due to its plus R effect. Alkoxy group act as activating and ortho para directing group due to its plus R effect, उसके अपने plus R effect के, therefore या hence aromatic ethers are more reactive than benzene towards, hence aromatic ethers are more reactive than benzene towards SE reaction, SE reaction। ऐसी रिएक्शन के रेस्पेक्ट में आपको ये ध्यान रखना है, ये मोर रिएक्टिव होते हैं। ऐसी रिएक्शन बनाइए भाई रेजोनेंस।
ये लोन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। इसके बाद रेजोनेंस बनाइए भाई। ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये कंडीशन। लास्ट रेजोनेंस दोबारा पहले जैसी बना सकते हो बॉन्ड चेंज के साथ। अरे ये वापस रेजोनेंस बना लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो जाए। अब एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसी रिएक्शंस। Examples of SE reactions. First, nitration. नाइट्रेशन प्रोडक्ट आप बना सकते हो। अगर हम एनिसोल की रिएक्शन HNO3 से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या बनेगा? क्या होगा? ऑर्थो और पैरा पर NO2 आ जाएगा, और पैरा पर NO2 आ जाएगा। मेजर हमेशा पैरा वाला होगा। सिर्फ ऑर्थो वाला तब मेजर हो सकता है, याद रखना, जब ऑर्थो पर, हाँ भाई, ऑर्थो वाला केवल तब मेजर हो सकता है जब ऑर्थो पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नाम अगर लिखना हो, ये था एनिसोल, ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। नेक्स्ट है सेकंड, नाइट्रेशन के बाद ब्रोमिनेशन। एनिसोल की रिएक्शन करा रहे हैं Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? ऑर्थो और पैरा पर
बी आर आ जाएगा। ऑर्थो और पैरा पर बी आर आ जाएगा। इसका नाम है ऑर्थोब्रोमो एनिसोल। मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा वाला होगा। हाँ प्रियांशी। सर पहले एक तो रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो वाला भी था, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? ऑर्थो कौन सा मतलब होता है जहां इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड बनता है। जैसे फिनोल वालों में बनता है, तो फिनोल वालों में आपने पढ़ा, जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है तो उसमें ऑर्थो वाला मेजर था, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। यहाँ नहीं बनता, यहाँ एच बॉन्ड नहीं है। तो जहां एच बॉन्ड नहीं है वहां हमेशा पैरा वाला मेजर है, स्टेरिक हिंडेंस के बेस पर। ओके। नेक्स्ट है थर्ड, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। थर्ड है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एनिसोल की रिएक्शन कराएं CH3Cl से एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑर्थो पैरा पर CH3 आ जाएगा। हाँ भाई, ऑर्थो पैरा पर CH3 आ जाएगा। प्रोडक्ट का नाम ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, मिथाइल एनिसोल। मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होगा, ये देखना। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फोर्थ अभी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बस थोड़ा सा चेंज करना है। एनिसोल की रिएक्शन करानी है CH3COCl से in the presence of anhydrous AlCl3। क्या नाम है इसका? एसिटाइल क्लोराइड। कॉमन नेम है भाई, क्लोराइड। क्या होगा? CH3CO यहां से ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाएगा। HCl, ये मेजर प्रोडक्ट भी होगा पैरा वाला। और नाम क्या होगा इसका? नाम जो आएगा, इसको एसिटोफिनोन कहते हैं, तो ऑर्थोमिथोक्सी एसिटोफिनोन। मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होगा, ये याद रखना। ये पैरामिथोक्सी है, ये ऑर्थो है। देखो इसी टाइप से सल्फोनेशन भी हम लिख सकते हैं। ये कुछ रिएक्शन थी जो हमें लिखनी थी।
देखो ऊपर वाले में जो एक बच्चे ने पूछा है, दो नाम की पॉसिबिलिटी है। ऑर्थो मिथाइल एनिसोल भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्थो मिथोक्सी टोलविन। दोनों सही है, दोनों कॉमन नेम है ये, ऑर्थो मिथोक्सी एनिसोल भी, ऑर्थो मिथोक्सी टोलविन, दोनों सही है, कोई फर्क नहीं। भाई आप CH3 को बेंजीन से जोड़ते हो, टोलविन कहते हो, तो इसको साइड चेन मान सकते हो, ऑर्थोमिथोक्सी टोलविन और ऑर्थोमिथाइल एनिसोल दोनों यूज हो सकते हैं, कोई सा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका यही यूज होगा, कॉमन नेम है ऑर्थोमिथोक्सी एसिटोफिनोन। हो चुका भाई। चलिए अब इसके बाद देखिए ईथर की टोटल रिएक्शंस वगैरह ये सारी कंडीशन हमने पढ़ ली। अब एक बॉन्ड एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम इस चैप्टर में आपसे पूछी जा सकती है, वो मैं आपको लिखा दूं, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। और नेक्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें अगर अब आप कोई एनसीईआरटी प्रॉब्लम या कुछ भी देखो तो टोटल हम स्टडी कर चुके हैं। अब हमारी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी में है और हमने नहीं पढ़ी। फिर भी अगर आपको कोई लगे कि ये समझ में नहीं आ रही तो वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट है इसके बाद, हाँ भाई, एक ये एंगल से रिलेटेड दो तीन प्रॉब्लम आती हैं। एक तो एल्कोहल में बॉन्ड एंगल जो है ऑक्सीजन पे ये कितना होता है। एल्कोहल में कुछ भी ले सकते हो, यहाँ ROH। ऑक्सीजन पे बॉन्ड एंगल पूछा जाता है, इस पे दो लोन पेयर होती हैं और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री होना चाहिए। इनके एल्कोहल में जो ऑक्सीजन एटम होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है और जो COH बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। 109 डिग्री और 28 मिनट्स होना चाहिए। इसको हम 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो ध्यान देना जरा। तो कंडीशन ये आती है कि एल्कोहल में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर को रिपेल करती हैं, जिससे बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। तो ये हमें इसमें लिखना है, तो लिखिए जरा, ये एक पॉइंट बना के लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इन एल्कोहल comma oxygen atom undergoes sp3 hybridized in alcohol. Oxygen atom undergoes sp3 hybridized. sp3 hybridized होता है। The angle COH in alcohol is less than 109 degree 28 minutes is less than 109 degree 28 minutes due to repulsion between greater repulsion between, या एक मिनट स्टेटमेंट बना सकते हैं हम, द एंगल COH in alcohol is less than 109 degree 28 minutes. This is because, ऐसे कर लें ज्यादा सही रहेगा। This is because the magnitude of the repulsion
magnitude of the repulsion between bond pair between lone pair lone pair is this is because the magnitude of the repulsion between lone pair is more than that of bond pair हाँ भाई, जो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है, जो लोन पेयर का रिपल्सन है, लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, इस वजह से बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और कितना होता है वो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखें उसकी, वन 109 डिग्री के नियर होता है, 108.9 डिग्री, ये कम होता है, ये आपको ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना भाई, आपको याद रखना है अल्कोहल में ऑक्सीजन पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो ये 109 डिग्री से कम है। क्यों कम है? क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, तो वो बराबर से दबा देता है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बिल्कुल सेम कंडीशन भी इन ईथर्स ऑक्सीजन एटम undergoes sp3 hybridized sp3 hybridized the एंगल COC, उसमें दोनों तरफ C होते हैं, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं। हाँ, इसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं। The angle COC in ether is more than 109 degree 28 minutes due to bigger size of alkyl group. Due to bigger size of alkyl group. ये मैंने बताया 111 डिग्री के नियर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये ध्यान रखना। कुछ जगह 110 भी लिखा है, तो इसमें बॉन्ड एंगल अपनी नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, 110 भी लिख सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। इसमें ज्यादा क्यों है? एल्काइल ग्रुप्स की वजह से, बिगर साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप में साइज बिगर होता है, तो इस वजह से वे दूर होते हैं और एंगल ज्यादा आता है, ये आपको याद रखना। तो ये कंडीशन हमें पता हो, अगर बाई चांस दोनों में से किसी में बॉन्ड एंगल पूछा जाए, तो बॉन्ड एंगल हमें पता हो कि अल्कोहल में कम होता है और ईथर में ज्यादा। अच्छा, इसकी अगर वैल्यू लिखो तो मैं एक कंपाउंड लिख दूं CH3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसमें एंगल दे रखा है 111.7 डिग्री, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी 11.7 डिग्री। यहां भी अगर आप CH3 लिख लो तो ये एग्जैक्ट कंडीशन आएगी, मिथाइल अल्कोहल। एक पॉइंट और आपसे पूछा जाएगा, थर्ड, वो और समझ लीजिए। तो अल्कोहल में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से कम है। क्यों कम है? क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन की वजह से उसे कम कर रही है। और ईथर में बॉन्ड एंगल 111 डिग्री से ज्यादा है।
क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये बिगर साइज एल्काइल ग्रुप है, इस वजह से। अब एक तीसरा पॉइंट और, इन फिनोल प्रॉब्लम क्या है वो सुन लीजिए भाई। प्रॉब्लम है जो फिनोल से रिलेटेड हमसे पूछी जाती है, प्रॉब्लम ये आती है कि फिनोल में जो सीओ की बॉन्ड लेंथ है वो कम क्यों है? सीओ की बॉन्ड लेंथ कम क्यों है? तो आपको पता है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। फिनोल में जो सीओ है इसकी बॉन्ड लेंथ कम क्यों है? तो इसका रीजन है यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट भी कम होता है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट प्रोडक्ट है चार्ज इनटू डिस्टेंस का, और यहाँ बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तो फिनोल का डाइपोल मोमेंट भी कम है एल्कोहल से, ये ध्यान रखना। इन फिनोल कोमा बॉन्ड लेंथ ऑफ CO bond is less bond length of CO bond is less than in phenol bond length of CO bond is less than bond length of CO bond in alcohol. This is because CO bond in phenol this is because in phenol CO bond acquires partial double bond character due to resonance and CO bond in alcohol and CO bond in alcohol has CO bond in alcohol is pure single bond बस ये है। देखो तो रेजोनेंस की वजह से इसमें कौन सा होता है? डबल बॉन्ड होता है, और फिनोल में और अल्कोहल में प्योर सिंगल बॉन्ड होता है। CO बॉन्ड इन अल्कोहल इज प्योर सिंगल बॉन्ड। रेजोनेंस बनाइए। सारी नहीं बनानी, बस एक बॉन्ड बना के, एक रेजोनेंस बना के दिखानी है जिसमें डबल बॉन्ड दिख जाए। डबल बॉन्ड, जबकि अल्कोहल में प्योर सिंगल होता है, ये ध्यान रखना। एक पॉइंट यहां भी यूज कर सकते हो, देयरफॉर
डाइपोल मोमेंट ऑफ फिनोल इज लेस देन दैट ऑफ, ये ध्यान रखना, एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, as a result the dipole moment of phenol is less than that of methanol. ये भी आ सकता है क्योंकि आपको पता है डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस, और इसका इस वजह से इसका डाइपोल मोमेंट भी कम होता है। अब नेक्स्ट है, देखो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हमें शुरू करना है। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, aldehydes, ketones and carboxylic acid। एसिड्स देखिए भाई, सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इस चैप्टर की स्टडी करें, मेन इसमें कॉमन नेम है और कुछ नहीं, आईयूपीसी नेम आपको करा रखे हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सबको हम एक साथ क्यों पढ़ते हैं, तो एक्चुअली ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, इनमें कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं C डबल बॉन्ड O और 2 वैलेंसी फ्री। ये जो हम कंपाउंड्स स्टडी कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साथ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दीज कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। अब इनमें कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं CO को, और कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से हम इन्हें एक साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इनकी कुछ फॉर्म्स और कॉमन नेम पढ़ेंगे, तो कल हम इसके कॉमन नेम सारे कंप्लीट कर देंगे, ये ध्यान रखना। कॉमन नेम्स आईयूपीसी आपको आते हैं, कॉमन नेम और आइसोमेरिज्म कल हो जानी चाहिए। और ध्यान रखना इस चैप्टर की जो मेन और हार्ड रिएक्शन है आज मैं कराऊंगा भी, अननोन में करानी है, जैसे एल्डोल है, कैनिजारो है, वे नॉर्मली करानी है, टोलेंस फेलिंग वगैरह आपको करा दी, 2,4-DNP आपको करा दी। तो मेन रिएक्शन आपकी उसी में हो रही है जो टेस्ट वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। कल इसे चैप्टर को आगे शुरू कर देंगे। कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड और ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक, तीनों में ये ग्रुप होता है, ये हमें ध्यान रखना। और भाई देखिए